गुड इवनिंग बच्चों। तो हम आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 3 वो हम लोग रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पे कर रहे हैं। ठीक है, रात को बजे हैं 10 और चलिए शुरू करते हैं। तो लेक्चर 1 में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन हमने दे दिया था। लेक्चर 2 में हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ा है फ्लावर में, जो एंड्रोसियम का पूरा स्ट्रक्चर। अब हम इसमें ये थोड़ा शॉर्ट वीडियो होगा, क्योंकि इसमें हम सिर्फ पोलन ग्रेन्स और उसके फ़ायदे यानी एलर्जिक रिएक्शन और हेल्थ रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान भी हैं पोलन ग्रेन्स का। एनसीईआरटी में जो लिखी है लाइनें वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने। अब देखिए, बुक अपने खोल लीजिए अपने सामने, पेन पेपर पेंसिल रख लीजिए और लाइन मार्क कीजिए अपने एनसीईआरटी बुक के साथ। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम लोग एलर्जी देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे लिखा है कि पोलन ग्रेन्स। देखिए पोलन ग्रेन्स कहाँ था आपने ये समझ लिए। जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ इस वीडियो को ना देखें, वो पहले वीडियो 1 फिर वीडियो 2 देख ली और ये वीडियो नंबर 3 हम लोग शूट कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, तो अगर आप वो 2 वीडियो देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में पोलन ग्रेन कहाँ है। ठीक है, पोलन ग्रेन्स कहाँ हैं। और पोलन ग्रेन्स जो है वो कभी भी वो गैमेट मत समझिएगा। पोलन ग्रेन को गैमेट मत समझिएगा। भले ये हैप्लॉइड है लेकिन अभी गैमेट नहीं है। अभी गैमेट जो है एक अपने जैकेट के अंदर है जिसको हम लोग पोलन ग्रेन्स कहेंगे, पोलन ग्रेन्स कहेंगे। ठीक है, तो पोलन ग्रेन्स के 2 फ़ायदे एनसीईआरटी ने, मतलब 2 काम समझाए हैं एनसीईआरटी ने। पहला जो काम है वो बोलता है कि बेनिफिट है, उसका डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज। और दूसरा में लिखा है कि इसका एडवांटेज भी है, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एडवांटेज। देखिए डिसएडवांटेज में क्या है, बोल रहा है कि एलर्जी। अब ऑब्वियस सी बात है कि देखिए हमारी जो बॉडी है, हमारे बॉडी में क्या है, सेल्स है। सेल्स में क्या है, प्रोटोप्लाज्म है, जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर है, जो यूनिट ऑफ लाइफ है सेल का। सेल में हमारे पास क्या है, एक्चुअली में एक सेल है, सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाद एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और ये एक साइटोप्लाज्म है, ये एक साइटोप्लाज्म है। तो हर सेल एक दूसरे को पहचानता है कि कौन सा सेल अपने आप में है। तो इस सेल के अंदर जो भी ब्लड्स हैं, WBC है, RBC है, प्लेटलेट्स हैं, फिर से सेल्स है, सेल के अपने ऑर्गेनल्स हैं, तो सब एक सेल दूसरे सेल को पहचानते हैं, इंटरकनेक्टेड है और कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है। जैसे ही बाहर का कोई फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी में हमारे अंदर इंटर करता है, तो उस सिस्टम के साथ जो कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है हमारी बॉडी का, उसके साथ फाइट होती है। तो यदि अगर फाइट करते वक्त अगर ये फॉरेन पार्टिकल अगर डेड हो गया तो कोई रिएक्शंस नहीं होंगे, पता भी नहीं चलेगा। हमारे जो लाइफ में डे टू डे कोई ना कोई फॉरेन पार्टिकल्स हमारे अंदर आते ही रहते हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, पोलन ग्रेन, सैंड, धूल, मिट्टी और पता नहीं क्या क्या हमारे बॉडी में आती रहती है, हमें पता भी नहीं चलता है, क्योंकि ना हमारे बॉडी में वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। ऐसा कोई चीज़ यदि हमारे बॉडी में न्यूट्रलाइज नहीं हो पाया और उसका एक एडवर्स रिएक्शन होने लगे, एक एडवर्स रिएक्शन कहेंगे, उसी को हम लोग कहते हैं मोर और लेस एलर्जी कहते हैं, उसी को हम एलर्जी कहते हैं। तो इस एलर्जी में एक और, जैसे कि मैंने बहुत बताया था, इस एलर्जी को करने वाला हमारे बुक के अनुसार पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन बोलता है कि पोलन ग्रेन है जो हमारे अंदर एलर्जी पैदा करता है। एलर्जी पैदा क्यों करता है, क्योंकि ये एक फॉरेन पार्टिकल है, ये बाहर का पार्टिकल है, हमारे अपने बॉडी का नहीं है, ये बाहर से आया है, इसलिए हमारे अंदर ये एलर्जी पैदा करता है और ये एक डिसएडवांटेज है इसका। चलिए एनसीईआरटी की लाइन पढ़ रहा हूँ, अपने पास बुक रख लीजिए, पेन पेंसिल पेपर जहाँ भी आप नोट कर रहे हैं, फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर का, वहाँ से आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पेसीज काउज सेवरल एलर्जी एंड ब्रोंकियल अफ्लिक्शन इन सम पीपल ऑफ्टन लीडिंग टू अ क्रोनिक रेस्पिरेटरी।
देखिए क्रोनिक रेस्पिरेटरी का मतलब होता है ऐसा रेस्पिरेटरी डिजीज जो लंबे समय से चला आ रहा हो या लंबे समय तक चलेगा, इसको बोलते हैं क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। क्रोनिक रेस्पिरेटरी जो हाल फिलहाल नहीं है कि संडे को खांसी हुआ मंडे आते आते तक ठीक हो गया, वो नहीं, जो काफ़ी लंबे से चल रहा है, लगा हफ्ते 2 हफ्ते महीने लग गए, ठीक ही नहीं हो रहा है मेरा, खांसी सर्दी, ठीक है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, अंदर से बलगम आ रही है, जिसे बोलते हैं वो उस तरह को बोलते हैं हम लोग क्रोनिक डिसऑर्डर्स। तो क्रोनिक डिसऑर्डर में एक रेस्पिरेटरी क्रोनिक डिसऑर्डर्स है, उसका एक एग्जांपल है अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। देखो अस्थमा और ब्रोंकाइटिस, पोलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पेसीज, पोलन ग्रेन किसी एक खास स्पेसीज का नहीं, जैसे कि हमारे बुक में एक स्पेसीज का नाम दिया हुआ है क्या है, रैचिस, किसी कैरेट परिवार के ले लीजिए तो कैरेट का, या फिर अड़हुल का फूल, जिसमें हम लोग अड़हुल का फूल का इंग्लिश उसको बोल रहे थे हम लोग हिबिस्कस, सॉरी मान के हिबिस्कस, तो हिबिस्कस का जो पोलन ग्रेन आता है, हिबिस्कस का जो पोलन ग्रेन आता है, हिबिस्कस का जो पोलन ग्रेन निकलता है, ये हिबिस्कस का फ्लावर है, तो हिबिस्कस का जो पोलन ग्रेन निकलता है, हम लोग क्या करते थे बचपन में इसे खा जाते थे, हम लोग बचपन में इसे खाते थे, खूब बहुत मज़ा आता था। तो हो सकता है किसी ऐसा पोलन ग्रेन जो आपको एलर्जी क्या है, तो अलग अलग स्पीसीज का है, एक स्पीसीज तो ये भी है हिबिस्कस वाला परिवार अड़हुल का फूल का है, इसका फॉरेन पार्टिकल अगर आप खाएं और आपके बॉडी में कोई एलर्जी पैदा कर सकता है, तो उस एलर्जी में एक एग्जाम्पल दिया है आपको ब्रोंकाइटिस, तीसरा दिया है अस्थमा। देखिए अस्थमा क्या है, एक लिक्विड पार्ट हमारे अल्विलाई में भर जाता है, लिक्विड हमारे अल्वियोलाई में बढ़ जाता है। अब ब्रोंकाइटिस आता है कि स्वेलिंग या फिर इन्फ्लामेशन इन ब्रोंकाइटिस, ये 2 क्रोनिक डिसऑर्डर्स है जो पोलन ग्रेन से होते हैं। तो एनसीईआरटी के हिसाब से क्या सिर्फ इस पोलन ग्रेन के कुछ नुकसान ही है? नहीं, नुकसान नहीं है, कुछ फ़ायदे भी हैं पोलन ग्रेन्स का। ऐसा कोई बॉडी, ऐसा कोई सिस्टम जो इनसे आगे की तरफ खेल गया, इनको ना डाइजेस्ट करने का या फिर इनसे हैंडल करना सीख लिया होगा किसी बॉडी ने, तो उसमें एडवांटेज आएगा। जैसे कि हमारे इसको जो एथलीट लोग हैं या फिर तबेले में देखेंगे घोड़ों को रेस में दौड़ाने से पहले ना काफ़ी चीज़ें खिलाई पिलाई जाती हैं ताकि उनमें ताकत आ सके, एक हॉर्स पावर आ सके। तो उसमें ना पोलन ग्रेन्स के ना प्रोडक्ट्स खिलाए जाते हैं, पोलन ग्रेन्स के प्रोडक्ट, तो वो उसमें एडवांटेज है। देखिए रेस्पिरेटरी अस्थमा, इट मे बी मेंशन्ड एट द पार्थेनियम। देखिए पार्थेनियम क्या है कि गाजर का है, हम लोग गाँव में इसको बन गाजर कहते हैं। एक्चुअली गाजर जो होता है ना लाल वाला गाजर कैरेट, उससे हट के एक और आता है बन गाजर। वो बन गाजर ऐसा कहा जाता है कि वो हमारे देश का नहीं है, वो जब हम किसी और देश से जब हम लोग गेहूँ मंगाते थे ना, वीट मंगाते थे, एक इंपोर्ट करते थे, तो उसके साथ साथ वो भी आ गया, ठीक है। तो वो आया हमारे खेतों में जर्मिनेट हुआ और यहाँ फैल गया। तो यहाँ पे लिखा इट मे बी मेंशन्ड एट द पार्थेनियम क्रेडिगरस दैट कम इनटू इंडिया एज ए कॉन्टेमिनेशन विद इम्पोर्टेड वीट। गेहूँ के साथ वो साथ आया था। एंड हैज बिकम बाय एम्बिक्यूटस, एम्बिक्यूटस का मतलब सर्वत्र फैलना, सब जगह फैल गया। अकर्स एंड काउज पोलन एनर्जी, ये पोलन एनर्जी करने लगा, ठीक है, पोलन एनर्जी करने लगा। और इस पर ने 2016 में एक सवाल ये पूछा था इस पर, ठीक है। आगे देखते हैं। पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, पोलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। देखिए पहला ही इसमें न्यूट्रिएंट्स होता है, न्यूट्रिएंट्स इसमें न्यूट्रिएंट्स है, यानी कि हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इट हैज़ बिकम अ फैशन इन अ रिसेंट ईयर टू यूज पोलन टैबलेट्स एज अ फूड सप्लीमेंट्स। देखिए आज के ज़माने में एक ट्रेंड है। अच्छा ट्रेंड क्या है, इसको ऐसे समझिए कि हमारा जो बॉडी है, हम लोग शुरू से ही जब हम इंसान जब धरती पे आए तो उन्होंने सबसे पहले जो खाना खाया था वो फूल पत्तियाँ खाई थी, भेजी खाना खाया था, भेजी। फिर वो भेजी से चल के पहले क्या खाया था, पहले भेज खाया था, फिर उन्होंने नॉन वेज खाया, ठीक है, नॉन वेज खाया, फिर वेज प्लस नॉन वेज दोनों खाने लगे। तो इससे में अगर कोई बॉडी में हमारा कोई हानिकारक चीज़ आया
तो फिर आज के ट्रेनिंग में लोग आता है ना कि योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, नए नए चीज़ खाते हैं, बायो प्रोडक्ट बोलते हैं मैं ऑर्गेनिक खाना खा रहा हूँ, तो ऑर्गेनिक टमाटर खा रहा हूँ, ऑर्गेनिक बीज खा रहा हूँ, ऑर्गेनिक ये फलना ढिलना चिलना खा रहे हैं हम लोग। तो उसी में एक नया ट्रेंड आया कि ना पोलन ग्रेन का प्रोडक्ट खाया जाए। पोलन ग्रेन क्या है, टोटल ऑर्गेनिक है, प्लांट प्रोडक्ट है, इसमें कोई हानिकारक तो होगा नहीं, इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो पोलन ग्रेन का हम लोग ने टैबलेट रूट में खाने लगे, टैबलेट खाया, सिरप खाया ना, ये सब ट्रेंड है ताकि हमारे बॉडी फिट रहे ना, मसल बढ़े, बिल्डिंग बढ़े, हमारे सेक्स लाइफ अच्छी रहे। ये सब के चलते मेरा पोलन टैबलेट्स हमने खाने लगा, पोलन प्रोडक्ट खाने लगे। इन वेस्टर्न कंट्री, पश्चिमी देशों में, जैसे पश्चिमी किसको बोलते हैं ज़्यादातर, अमेरिका, a large number of pollen products in the form of tablets and syrups are available in the market। ठीक है, उनके देशों में ना पोलन प्रोडक्ट्स काफ़ी मात्रा में टैबलेट्स और सिरप के रूप में अवेलेबल है उनके बाज़ारों में। पोलन कंजप्शन हैज़ बीन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस। देखिएगा, एक एथलीट्स जो धावक होते हैं, जो दौड़ लगाते हैं मिल्खा सिंह टाइप, वो लोग टैबलेट्स लेते हैं वेस्टर्न कंट्री में। और दूसरा में हॉर्स के लिए, एक है एथलीट्स, दूसरा हॉर्स कौन, जो रेसिंग हॉर्स है, जो रेस में भाग लगाते हैं लॉटरी वाले में पैसे जो कमाने के लिए, उन लोगों के लिए टैबलेट्स, ये पोलन ग्रेन के टैबलेट्स खिलाई जाती हैं ताकि उनमें ना एक ताकत आ सके, एनर्जी आए और वो अच्छा बेटर परफॉर्म कर सकें, उन लोग खिलाई जाती है। ठीक है, इसके बाद एक और टॉपिक आता है। देखिए एनसीईआरटी में जब आपका जो यहाँ डायग्राम लिखा हुआ है, आप थोड़ा सा गूगल सर्च भी करेंगे तो अलग अलग ब्रांड्स में इंडिया भी आजकल बनाने लगी है, तो आपको इंडियन प्रोडक्ट भी आपको गूगल पे दिख जाएंगे। देखिए यहाँ पे सिरप्स है, पोलेंस है, टैबलेट्स है, ये बी पोलन टैबलेट है, इंग्लैंड की बनाई हुई है कंपनी है। ठीक है, इस सब को ज़रा एक बार रीड कर लिए, हो सके कोई एग्ज़ाम में पूछ ले, ऐसे पूछा नहीं आज तक कभी। When once they shed, कौन सेड, पोलन ग्रेन, जब एक बार अपने एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज हो जाता है, तो आंसर तो कहता है कि आखिर ये अगर रिलीज हो गए, जैसे कि हम धरती पाए अपने माँ के पेट से पैदा लिया, तो हमारी जो उम्र है वो 15 से 16 आते ना हम लोग फर्टाइल हो जाते हैं। मतलब 15 साल की उम्र में अगर हम किसी फीमेल पार्टनर के साथ मेट कर लें तो वह फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है। यानी कि 15 से 20 साल में हमने जुवेनाइल पार करके हमने रिप्रोडक्टिव फेज में पार कर लिया और हम बच्चा पैदा करने लायक हो गए। लेकिन पोलन ग्रेन्स की भी जो है कि आखिर कब तक खुद को जिंदा रह सकता है ताकि ये जर्मिनेट हो सके और नए प्लांट बना सके। आखिर इनकी वेबिलिटी क्या है, भगवान ने इनको कितने दिन के लिए बचा कर रखा है। तो कि एनसीईआरटी में बोलता है कि हर स्पीसीज़ का डे ऑफ अवेबिलिटी है वो अलग अलग है। वेंस दे सेड, जब वो एक बार एंथर से सेड हो चुके या निकल चुके हैं, तो पोलन ग्रेन्स हैव टू लैंड ऑन ए स्टिग्मा बिफोर दे लूज वेबिलिटी। अगर वो एक बार यहाँ से निकल गए तो किसी भी हालत में गाइनोसियम के स्टिग्मा के जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे इन्हें आना ही है किसी भी हालत में, एक बार वहाँ से निकल गए तो। क्योंकि जब अगर ये चाहते हैं कि इनकी स्पीसीज़ एक कैरेट का स्पीसीज़ कैरेट में बने तो उससे पहले हमें फर्टिलाइज हो जाना, यानी कि स्टिग्मा के प्लेटफॉर्म तक पहुँच जाना है ताकि हम रास्ते में सूख ना जाएँ, मर ना जाएँ, कोई जानवर हमें कोई खा ना जाए, या फिर हम अपने पोलिनेशन जो प्रोसेस है उससे हम भटक न जाए। किसी भी हालत में हर पोलन ग्रेन ये चाहेगा कि हम वहाँ किसी तरह पहुँच जाए, या तो खुद पहुँचे या फिर किसी पोलिनेटिंग एजेंट के जरिए पहुँचे, लेकिन हमें किसी भी हालत पहुँच जाए ताकि हमारी वेबिलिटी हमारी बनी रहे। ठीक है, इफ़ दे हैव टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन, अगर उन्हें फर्टिलाइजेशन करना है तो किसी भी तरह स्टिग्मा तक पहुँचना है। हाउ लॉन्ग डू द थिंक द पोलन ग्रेन्स रिटेन वेबिलिटी, आखिर कितने दिनों तक पोलन ग्रेन अपने वेबिलिटी को प्राप्त करने लायक होते हैं। द पीरियड्स फॉर विच पोलन ग्रेन रिमेन्स विजिबल इज हाईली वेरिएबल एंड टू सम एक्सटेंट डिपेंड ऑन द प्रिवेलिंग टेम्परेचर ह्यूमिडिटी। बोलता है कि टेम्परेचर पहला कंडीशन है इसका, पहला कंडीशन है कि एक तो टेम्परेचर एक ह्यूमिडिटी, ये दो जिम्मेदार है पोलन ग्रेन्स को
लाइफ प्रोवाइड करने के लिए, ताकि तुम जिंदा रहो, तुम सूख ना। जैसे ये पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन में क्या होता है, एक पोलन ग्रेन के अंदर क्या होती है, तो एक ह्यूमिडिटी होती है। ह्यूमिडिटी मतलब कुछ पानी का कुछ अंश होगा, ठीक है, कुछ हार्मोन्स होंगे, कुछ न्यूट्रिएंट्स होंगी। तो ये लोग सूख ना जाएं, ये लोग ख़राब ना हो जाएं, ये लोग मर ना जाएं। तो इनको बचाने के लिए अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये लोग बचेंगे या जिएंगे, ऑब्वियसली ये लोग मर जाएंगे। अगर ह्यूमिडिटी कम हुई, ह्यूमिडिटी कम हुई तब भी ये लोग मर जाएंगे। इसलिए इन दोनों का ऑप्टिमम टेम्परेचर पर होना चाहिए। अगर टेम्परेचर कम होगा तो ये प्लांट की जो ह्यूमिडिटी है, जो इसके अंदर का पानी है, इन्हें मरने नहीं देगा, इन्हें जिंदा रखेगी। हार्मोन्स भी एक्टिव रहेंगे, न्यूट्रिएंट्स भी अवेलेबल रहेंगे। या ह्यूमिडिटी अगर ठीक ठाक रही, अगर नमी रही टेम्परेचर में, तो अभी ये ठीक रहेंगे। यानी कि देखिएगा, टेम्परेचर का कम होना और ह्यूमिडिटी का ज़्यादा होना ही हमारे पोलन ग्रेन्स को जिंदा रखेंगी। इनके फैबिलिटी के लिए यही जिम्मेदार है, ठीक है। इन सम सीरियल्स सच एज राइस, सर कुछ अनाज हैं जैसे कि चावल है, राइस, वीट यानी गेहूँ, पोलन ग्रेन्स लूज वेबिलिटी विद इन 30 डेज। अलग अलग स्पेसिस का अलग अलग टाइम पीरियड बताया है कि कितने दिन में, 30 डेज। ये 30 डेज क्या है भाई, 30 डेज का मतलब कि अपने पोलन मेल प्लांट से पोलन ग्रेन निकला और 30 दिनों के अंदर तक फीमेल पार्ट के पास पहुंच जाने चाहिए, 30 दिन तक खुद को जिंदा रहेगा, ये तो सूख जाएगा। इसकी वेबिलिटी यही है। ऑन एन एवरेज, को एग्जैक्ट नहीं है कि घड़ी देकर तीसेगा कि 1 मार्च से निकले थे तो 1 अप्रैल तक पहुंच जाना है, 1 अप्रैल को फुल बन जाएगा। कम से कम एक एवरेज माना गया है, एवरेज है, ठीक है, 30 दिन है। किसके में, सीरियल्स में, यानी कि राइस, वीट, पोलन ग्रेन वेबिलिटी विद इन 30 डेज ऑफ दियर रिलीज। एंड इन सम मेंबर्स ऑफ रोजेसी क्या है, गुलाब वाला परिवार, रोजेसी। दूसरा सोलोनेसी होगा शायद, लेगुमिनेसी एंड सोलोनेसी, लेगुमिनेसी और सोलोनेसी। हाँ देखिए, रोजेसी रोज वाला परिवार, गुलाब का परिवार। लेगुमिनेसी हमारे चना वाला परिवार, दाल, अरहर, मूंग, चना, जो भी दाल है, डाइकोट परिवार का। लेगुमिनेसी, इसी को लेगुमिनेसी को भी फेवेसी बोलते हैं, आप जानते होंगे, फेवेसी भी इसी को बोलते हैं। सोलोनेसी आलू वाला परिवार, आलू का परिवार, आलू, बैंगन, टमाटर, ये सब सोलोनेसी में आती हैं, सोलोनेसी वाला परिवार, ठीक है। मेंटेन वेबिलिटी फॉर मंथ्स, यहाँ पे मंथ्स लिखा है, मंथ्स यानी कि ये 1 मंथ का है, ये 1 मंथ है, ध्यान दीजिएगा, 1 मंथ। कौन सा, राइस वीट वाला, यानी ग्रामनी पूछेगा। अगर राइस, यहाँ एग्जाम में आप लिख लीजिएगा एनसीईआरटी बोर्ड में, ये जो राइस और वीट जो लिखा है, ये क्या है एक्चुअल में, ये एक फैमिली का नाम है, उसको ग्रामीणी बोलते हैं। ये ग्रामीणी परिवार का है, ग्रामीणी। उसी तरह है, ये 1 मंथ का है। इसमें क्या है, ये तीनों में मंथ से लिखा हुआ है, यानी 1 महीने से ज़्यादा, मंथ्स, मोर देन 1 मंथ। रोजेसी, लेगुमिनेसी, सोलोनेसी, याद रहेगा, फूल वाला, आलू वाला और चना वाला, ठीक है। ये 3 वर्ड मंथ्स के बाद आते हैं, कम से कम 1 महीने से ज़्यादा तक ये रह सकते हैं। यू मे हैव लर्न सम स्टोरी सीमेंस स्पर्म ऑफ मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। देखिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब है, अगर मैं आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो वहाँ आपको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अच्छे से समझ में आएगा। वहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब कि ऐसा मेल या ऐसी फीमेल जो नेचुरल वे में खुद को कंसीव ना कर सके या खुद प्रेग्नेंट ना हो सके, उसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं। या तो दोनों मेल और फीमेल दोनों खराब हो, या दोनों में से कोई एक खराब हो, तो उनको एक को फर्टिलाइज करने के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं। उसी प्रकार जैसे ह्यूमन के स्पर्म को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, तो क्या हम लोग पेड़ पौधों के भी पोलन ग्रेन्स को, गैमेट्स को हम लोग स्टोर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एनसीईआरटी में कहा कि हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, और करते भी हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यू मे हैव हर्ड ऑफ स्टोरी
सीमेंस इज सीमेन और स्पर्म ऑफ मैनी एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. इट is possible to store pollen grain of large number of species for years in liquid nitrogen. देखिए लिक्विड नाइट्रोजन के खूबी है कि ना वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, बहुत ज़्यादा. अरे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फ्रिज में जो आइस है वो कितना ठंडा हो सकता है. एक तो नॉर्मल आइस तो है तो वो तो 0 डिग्री पे बन जाएगा, और हमारे जो मैक्सिमम आइस है वो -10 से 20 डिग्री तक जाती है. फ्रिज में जो भी हमारे आइस रहती है -10 to 20 डिग्री जाती है. लेकिन एक लिक्विड नाइट्रोजन है, लिक्विड नाइट्रोजन ये 196 एनसीईआरटी ने कहा है कि 196 लिक्विड नाइट्रोजन इसका नेचुरल है, ये नेचुरल वैल्यू है, वहाँ तक ये ठंडा रहता है. तो इस टेम्परेचर पे हमने ना अपना पोलन ग्रेन्स को स्टोर करके रखा है. अच्छा ये ठंडा है यानी क्या, ये ठंडा है तो क्या नहीं है -6 यानी कि एक तो ह्यूमिडिटी उसमें ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ठीक है, और टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा, टेम्परेचर कम है 196 पे. तो ऑब्वियसली भाई के पोलन ग्रेन से जो अवेबिलिटी है हमेशा जिंदा रहेगा. और भी कितना, दिन महीने हफ्तों साल तक नहीं, सालों तक, फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है, फॉर मैनी ईयर्स तक ना पोलन ग्रेन्स ना जिंदा रह सकती हैं, ठीक है. उसके बाद देखिए इन सच स्टोर पोलन कैन बी यूज एज अ पोलन बैंक, जहाँ पैसे रखने की बैंक होती है कि जब जरूरत हो हम निकाल लें, जब जरूरत हो हम उसमें वापस रखते हैं. उसी तरह पोलन ग्रेन की भी कहानी है कि पोलन बैंक हमने बना कर रखा है, उस जगह को पोलन बैंक कहते हैं. सिमिलर टू सीड बैंक इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्रेस. देखिए हमारे भारत में 1960 में ना हरित क्रांति आई थी, 1960 में ग्रीन रिवोल्यूशन 1960 में, ठीक है, 1960 में ग्रीन रिवोल्यूशन आया था. तो उसी समय से ना हम लोगों ने अपने खेती बाड़ी पे ध्यान दिया और ये सब टेक्निक हमने ईजाद किया कि पोलन ग्रेन को स्टोर करके रखना है, इसका बैंक बनाना है, पोलन बैंक बनाना है, पोलन बैंक बनाना है, सीड बैंक बनाना है, जर्म प्लाज्म बैंक बनाता है, जर्म प्लाज्म पोलन बैंक, सीड बैंक, जर्म प्लाज्म बैंक बनाना है, ताकि ना हम लोग स्पीसीज कंटिन्यू कर सकते हैं, उनके रेस को कंटिन्यू कर सकें. हम लोग बार बार हम लोग सीड किसी दूसरे देश पे या फिर दूसरे जगहों पे अलग अलग टाइम पे हमें डिपेंड ना होना पड़े, किसी से भीख ना मांगना पड़े किसी देश से. जैसे कि पाकिस्तान अभी यूरोप से गेहूँ खरीद के लाया है और उसको ख़राब गेहूँ मिल गया. अगर उनका खुद के पास बैंक होता, खुद के पास स्टोर होता, तो उन्हें सीड किसी देश से मांगने नहीं पड़ते, वो खुद अपने खेतों में उगा सकते थे. ठीक है, ये आप समझ गए, क्रॉप ब्रीडिंग प्लांट. ठीक है, जहाँ मैंने बताया था कि ये वीडियो ज़रा शॉर्ट होने वाला है कि इसके बाद जो पिस्टिल मेगास्पोरेंजियम का जो पार्ट आएगा वो बहुत लेंदी है, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा. ये लेक्चर नंबर 3 था, मैंने इतना सारा दिया. प्लीज़ आपको अब मैं बताता हूँ कि आप यहाँ से आप पढ़ाई कैसे करें इस चैप्टर को. जो भी मैं पढ़ाता हूँ, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, उसको बार बार पढ़िए. कम से कम अगर एक बार मेरा लेक्चर आपने एक बार देख लिया, एक बार आपने मेरा लेक्चर देखिए, तो प्लीज़ इसे कम से कम 5 टाइम्स आप खुद से पढ़िए. मेरा एक लेक्चर आपके 5 टाइम पढ़ने के बराबर है. मेरा एक लेक्चर आपके 5 टाइम के बराबर पढ़ना है. बार बार पढ़िए, बार बार देखिए, ठीक है. और इसके बाद जैसे ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, ये लेक्चर में अब जैसे आपने वीडियो देख लिया, प्लीज़ वीडियो को शॉर्ट कीजिए और बाहर थोड़ा घूम के आइए, पानी नहीं पी के आइए, फ्रेश होकर आइए और फिर दोबारा पढ़ना चालू कीजिए. प्लीज़ इसे छोड़िए मत, अभी तुरंत इसे दोबारा पढ़ लीजिए. आपके दिमाग में ना मैप बन जाए, एग्ज़ाम हॉल तक वही काम आएंगे, बाकी और कुछ नहीं. अगर इसको एक बार देख लेते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा. अगर जैसे तीसरा नंबर वीडियो देख लिया, फिर आप लेक्चर नंबर 1, 2, फिर 3, फिर एक साथ ये देख लीजिए और बार बार पढ़िए. एक बार 2 बार लेक्चर देखिए, उसके बाद फिर बार बार बुक पढ़िए. खुद से मेहनत करेंगे. टीचर काम है सिर्फ एक बार पढ़ाना, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको पढ़िए. वेरी मच थैंक यू. आप मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ अपना शेयर करें, उन्हें बताएं हमारे बारे में. मैंने बहुत ही अच्छे कंटेंट डालने की कोशिश की है. आपको वीडियो श्योर आपको पसंद आएंगी. ठीक है, थैंक यू. तीसरा लेक्चर हमने ख़त्म किया, हमने चौथा शुरू करेंगे, पिस्टिल यानी गाइनोसियम शुरू करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव प्लांट में, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. ठीक है, थैंक यू, बाय.